नाउ डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट। और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर है अब कार्डियक एमरजेंसी मैनेजमेंट। कार्डियक एमरजेंसीज के अंदर है कि कार्डियक एमरजेंसीज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक एमरजेंसीज की। तो कार्डियक एमरजेंसीज के अंदर है कि जो कार्डियक संबंध जो डिजीज़ होती है वो कार्डियक एमरजेंसीज में आती है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, शोक है, हेमरेज है, हार्ट अटैक है, हार्ट अरेस्ट है। और अचानक होने वाली जो डिजीज़ होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्डियक एमरजेंसीज कहते हैं। तो कार्डियक एमरजेंसीज के अंदर सबसे पहले है कार्डियोवेस्कुलर एमरजेंसी आर लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर दैट मस्ट बी डायग्नोस्ड क्विकली टू अवॉइड द डिले इन ट्रीटमेंट टू मिनिमाइज मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। यानी कि कार्डियक एमरजेंसीज है, जो कार्डियोवेस्कुलर एमरजेंसीज है, वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स होता है। इसमें जीवन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको डायग्नोसिस करने के लिए बहुत ही तुरंत की आवश्यकताएं होती है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी डिले करते हैं तो उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है वो बढ़ जाती है, और उसको कम करने के लिए अपने को जल्द से जल्द इसका डायग्नोस्ट होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि पेशेंट में हैव प्रेजेंट विथ सीवियर हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन, डिसरिथमिया, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। यानी कि इसके अंदर पेशेंट के अंदर हो सकता है, पेशेंट में प्रेजेंट कि पेशेंट के अंदर हो सकता है विथ सीवियर हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर उसके चेस्ट पेन हो सकता है, डिसरिथमियाज हो सकता है, और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है व्हेन ए कार्डियक एमरजेंसी इज सस्पेक्टेड पैलेस द क्लाइंट टू कार्डियक मॉनिटर द ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीमेट्री रीडिंग्स, मेक श्योर ए लार्ज बोर IV एट लीस्ट 20 गेज। यानी कि इसके अंदर अपने को जो इसमें काम में लेते हैं वो ऑक्सीमेट्री रीडिंग्स होना चाहिए अपने पास में। जो IV है लाइन्स, उसकी जो गेज होती है, निडल्स की गेज होती है, वो 20 गेज की होनी चाहिए। इट स्टार्टेड एंड वेक्टिनर्स ट्यूब्स एवरी कलर इज डाउन। यानी कि अपने पास में जो कलर्स की जो ये होती है ट्यूब्स, वो भी अपने पास में होनी चाहिए। इसके अलावा कंटिन्यू द फिजिकल असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट्स वाहिल all the necessary equipments is begins applied। यानी कि अपने को कंटिन्यूस लगातार है वो क्या करना चाहिए, उसका फिजिकल असेसमेंट करना चाहिए। और फिजिकल असेसमेंट करते हुए क्लाइंट्स को जो भी अपने पास में आवश्यक इक्विपमेंट्स होते हैं वो अप्लाई करने चाहिए। जिन इक्विपमेंट की आवश्यकताएं होती है उनको अप्लाइड करना चाहिए। शुड द क्लाइंट बिकम्स अनकॉन्शियस, पेशेंट जब बेहोश होता है, चेक एयरवे, उसका एयरवे चेक करना चाहिए, ब्रीथिंग्स एंड सर्कुलेशन एंड प्रोसेस विथ एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट इफ नेसेसरी। यानी कि इसके अंदर इन चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन कि इसकी, तो इसके अंदर है एंजाइना पेक्टोरिस। जो फर्स्ट कार्डियक एमरजेंसीज है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर है एंजाइना पेक्टोरिस इज ए लैटिन वर्ड्स विच मीन्स स्टार्लिंग्स इन द चेस्ट। यानी कि चेस्ट का खींचना और चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होना, वो होता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज द मेडिकल टर्म, और ये मेडिकल टर्म है फॉर चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन के लिए इंक्लूड किया जाता है, चेस्ट पेन में काम में लेते हैं। इसके साथ साथ डिस्कम्फर्ट ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिजीज, और कोरोनरी आर्ट के अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई डिजीज होता है उसकी वजह से ये होता है। एंजाइना इज ए सिम्टम्स ऑफ ए कंडीशन कॉल्ड द मायोकार्डियल इस्कीमिया, और उसको क्या कहा जाता है, जो एंजाइना के सिम्टम्स होते हैं उस कंडीशंस को अपन कहते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। इट अकर्स व्हेन द हार्ट मसल्स डज नॉट गेट्स मसल ब्लड्स। यानी कि जब जो हार्ट मसल्स है उसको लगातार ब्लड सप्लाईज नहीं होती है और उसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर इट अकर्स व्हेन द हार्ट मसल्स डज नॉट गेट द मच ब्लड्स एज इट्स नीडेड। आवश्यकता के अनुसार ब्लड नहीं पहुंचता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। दिस यूजुअली हैपन, ये जब घटित होता है, बिकॉज वन और मोर ऑफ हार्ट आर्टरीज ब्लड वेसल दैट
सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स इज नेरोड और ब्लॉक्ड। यानी कि ये घटना तब घटित होती है जब ये आर्टरीज नेरो हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, जो हार्ट की आर्टरीज होती है वो, जिसको अपन कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, और उसकी वजह से होता है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड इस्चीमिया, और इस कंडीशन को अपन इस्चीमिया कहते हैं। अब है कोजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, और एंजाइना पेक्टोरिस के जो कोजेज है, रिस्क फैक्टर्स है, उसको देखते हैं कौन कौन से कोजेज होते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर है मेन 54 ईयर अबो, यानी कि लगभग 45 साल से ऊपर, और वुमेन्स है वो कितनी नीचे होनी चाहिए, और वुमेन है वो 55 साल से नीचे। हाई ब्लड प्रेशर और ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट और साल्ट, और ज़्यादा मात्रा में फैटी जो फूड है वो यूज़ करना, या फिर साल्ट का यूज़ करने से भी हो सकता है। या फैमिली हिस्ट्री ऑफ ए CAD, यानी कि जो CAD पेशेंट्स होते हैं उनके परिवार में, तो उनमें भी हो सकता है। एरोटिक वाल्व डिजीज़, यानी उनको कोई एरोटिक वाल्व डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। इसके साथ साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसकी वजह से हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होता है, उसकी वजह से हो सकता है। या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स और फटीग, यानी कि जो काम बहुत कम करते हैं, बैठे रहते हैं, उन लोगों में ज़्यादा चांसेज रहते हैं। एक्सपोज टू कोल्ड एंड विंड, यानी कि जो ज़्यादातर ठंड में रहते हैं उनके अंदर भी हो सकती है। इसके अलावा जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग एंड ओबेसिटीज़, कोई धूम्रपान करता है, सिगरेट है, बीड़ी है आदि का, तो उसकी वजह से हो सकता है। या ओबेसिटी, यानी कि जिन लोगों में मोटापा होता है, लंबे समय तक मोटापा रहता है, तो उनके अंदर होने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिनके पहले से मान लो मधुमेह रोग हो रखा है, शुगर हो रखी है, डायबिटीज़ हो रखी है, उन लोगों के अंदर भी जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर मान लो जैसे किडनी डिजीज़ है या थायराइड डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ के अंदर है जैसे मान लो कि किडनी फेलियर है या किडनी में स्टोन्स है, वो हो सकता है। या थायराइड्स के अंदर कोई डिजीज़ होता है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। या कोरोनरी आर्टरीज स्पाज्म हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एक बार जो इसके कोजेज है उनको दोबारा रिवाइज करते हैं अपन कि कौन कौन से कोजेज थे। तो फर्स्ट कोज यही था कि जो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट और साल्ट का नहीं लेना चाहिए, फैमिली हिस्ट्री रही हो पहले से कोई हार्ट डिजीज़ की, या फिर एरोटिक वाल्व में कोई डिजीज़ रही हो, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस रहा हो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा रहा हो, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल रही हो, फटीग हो, एक्सपोज टू कोल्ड एंड विंड, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, या स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, इमोशनल स्ट्रेस है, किडनी और थायराइड की कोई डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर स्पाज्म हो गया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना, एंजाइना के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं तो उनकी बात करते हैं। तो उनके अंदर है कि एंजाइना इज यूजुअली फेल्ट एज ए स्क्वीजिंग, प्रेशर, हेवीनेस, टाइटनिंग, बर्निंग और इचिंग क्रॉस द चेस्ट, यानी कि लगातार है वो सीधी सीधी बात ये है कि जैसे मान लो कि किसी के अक्रॉस लगातार बर्निंग होती हो, टाइटनेस ऑफ चेस्ट है, या फिर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, या फिर जो इचिंग्स हो रही है चेस्ट के अंदर, वो चीज़ें हो सकती है। या यूजुअली स्टार्टिंग बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, और ये लगभग जो है वो स्टार्ट होता है, वो ब्रेस्ट बोन से स्टार्ट होता है। और दिस पेन ऑफ्टन स्प्रेड टू द नेक, और ये फैल जाता है बाद में कहाँ तक, नेक के अंदर है, जा में है, आर्म्स है, शोल्डर्स है, थ्रोट्स है, बैक और इवन द टिथ, यहाँ तक कि दांतों के अंदर भी दर्द होने लग जाता है। नेक्स्ट है एन अटैक ऑफ स्टेबल एंजाइना एट लीस्ट 1 मिनट टू 15 मिनट्स, और इसका समय है वो 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का हो सकता है।
इसके अंदर आगे है सिम्टम्स में, पेशेंट में आल्सो कंप्लेन ऑफ सिम्टम्स, पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, दैट इंक्लूड्स जैसे इंडाइजेशन है, चोकिंग्स है, हेवी सेंसेशन इन अपर चेस्ट है, हर्ट ब्रन है, वीकनेस है, स्वेटिंग्स है, पेलर है, क्लेमिंग्स है, नोजिया एंड वोमिटिंग्स है, क्रैम्पिंग्स है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ्स है। यानी कि अब एक बार दोबारा देखते हैं कि साइन और सिम्टम्स में क्या क्या पढ़ा था अपन ने। और साइन और सिम्टम्स में अपन ने यही पढ़ा था कि सबसे पहले एंजाइना के अंदर यूजुअली जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं वो स्क्वीजिंग्स हो सकता है, प्रेशर्स हो सकता है चेस्ट के अंदर वो ज़्यादा, या चेस्ट है वो बाहरी हो सकता है, चेस्ट में खिंचाव आ सकता है, ट्राइटिंग कहते हैं, बर्निंग जलन महसूस होती है चेस्ट के अंदर, और इचिंग अक्रॉस द चेस्ट, और पूरे चेस्ट के अंदर इचिंग होने लग जाती है। इसके अंदर एक मेन बात यह है कि यह है वो जो दर्द है, जो पेन है वो स्टार्ट होता है ब्रिस्ट बोन से, और वहाँ से लेकर के ये है वो स्प्रेड आउट हो जाता है कहाँ तक, नेक के अंदर है, आर्म है, जा है, शोल्डर्स है, थ्रोट्स है, बेक है, इवन द टिथ, यानी कि गर्दन में है, जबाड़ों में है, भुजाओं में है, कंधों में है, थ्रोट गले में है, या फिर दांतों तक पहुंच जाते हैं। और एन अटैक ऑफ स्टेबल एंजाइना, जो स्टेबल एंजाइना का अटैक होता है वो 1 से लेकर 15 मिनट तक का रह सकता है। इसके अलावा है पेशेंट में आल्सो कंप्लेन, पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, इंक्लूड जैसे इंडाइजेशन, मेरा पूर्णतः पाचन नहीं होता, चोकिंग और हैवीनेस रहता है, सेंसेशन इन अपर चेस्ट है, उसके अंदर मेरे को बाहरी जो है वो भारीपन का महसूस होता है, या वो कह सकता है मेरे हर्ट बर्न होता है, यानी हर्ट के अंदर जलन महसूस होती है, उनके कमज़ोरी हो सकती है, पसीना आता है लगातार, और स्किन है वो पेलर हो जाती है, और नोजिया वोमिटिंग्स हो सकता है, यानी उल्टी है, जिदोरा है, ये सारा कुछ उनके अंदर हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर मैनेजमेंट क्या किया जाए। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट है वो इसका है मेडिकल मैनेजमेंट, और मेडिकल मैनेजमेंट में भी जो फर्स्ट पॉइंट्स है वो है अपने फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन, और फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन के अंदर है अपने क्या, फर्स्ट है कि भाई ऑक्सीजन थेरेपी देंगे उनको, क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपीज देंगे। ऑक्सीजन थेरेपीज के बाद में उसको नाइट्रेट्स देंगे, और नाइट्रेट्स में मुख्यतः नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स आती है वो दे देते हैं। इसके अलावा उसको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जैसे सच है जी प्रोपेनोल है, मेटाप्रोपिलोल है, एटिनोलोल है, ये सारे के सारी टैबलेट्स दी जा सकती है। या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, निपिडिडीन है, एम्लोडिपिन्स है, आइसोसोर्बिड है, मोनोनाइट्रेट्स है एंड निकोरेडिल्स है, ये सारी की सारी टैबलेट्स दी जा सकती है। या फिर एंटी प्लेटलेट्स और एंटी कोगुलेंट्स मेडिकेशन भी दे सकते हैं, जैसे एस्पिरिन है, इपेरिन्स है, ये सारी की सारी टैबलेट्स उसको दी जा सकती है। इसके अलावा चेस्टेरोल्स लोवरिंग एजेंट सच एज स्टेटिन्स है, और इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स भी प्रोवाइड्स करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन, और नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन में है बेड रेस्ट एंड इमोशनल रेस्ट है, मॉनिटर फॉर चेस्ट डिस्कम्फर्ट्स है, प्लेस द पेशेंट ऑन कार्डियक मॉनिटर्स है, या फिर प्लेस द पेशेंट कार्डियक मॉनिटर, रोल आउट MI विथ कार्डियक एंजाइमा टेस्ट है, या फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है एंड कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारी की सारी कंडीशंस होती है वो इस पे लागू होती है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं कि इसके अंदर अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि कार्डियक इमरजेंसीज, और कार्डियक इमरजेंसीज का मतलब है कि जो अपने कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज है वो आती है, और ये क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से होती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का मतलब है कि अगर थोड़ा सा भी इनमें ध्यान नहीं दिया गया
तो डेथ होने के चांसेज रहते हैं। तो इसको डिले नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में, और अगर डिले करते हैं तो मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है वो बढ़ जाती है, और अपने को उसको क्या करना होता है, मिनिमाइज करते हैं। तो सबसे पहले अपने को इस ऐसी कंडीशन आती है तो उसको तुरंत हैंडल करना चाहिए। और पेशेंट इसके अंदर जो मान लो कि कंप्लेंट्स करते हैं वो यही करते हैं कि उसके सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, डिसरिथमिया हो सकता है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है। ये सारी की सारी कंडीशंस है उस पर लागू होती है। इसके अंदर जो अपने को आवश्यक इक्विपमेंट्स होता है वो सारे के सारे कलेक्ट रखने चाहिए, पास में रखनी चाहिए। जैसे मान लो कार्डियक मॉनिटर है, कार्डियक ब्लड प्रेशर जो इक्विपमेंट है, स्पाइनोमेनोमीटर्स है, वो चीज़ है। या फिर मान लो कि अपने पास में जैसे ऑक्सीमेट्री रीडिंग्स जो मशीन है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो आईवी सेट्स होता है उसके आगे जो निडल्स होती है वो भी 20 गेज की कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा उसका कंटिन्यू अपन क्या करते रहते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन लगातार करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ में उसकी स्किन का कलर वगैरह है वो भी चेक करते रहना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोशी के हालात में है, तो जो उसका एयरवे है, ब्रीथिंग है, सर्कुलेशन है, ये सारे के सारे चेक करते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ में एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो है वो नेसेसरी चीज़ होती है, वो भी उसको प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसके बाद में अपन ने सेकेंड इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट था वो पढ़ा था एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस था वो क्या था, एक लैटिन वर्ड था और उसका मीन्स होता है स्टार्लिंग इन द चेस्ट। और इसका मीन्स है कि मेडिकल टर्म है, और मेडिकल टर्म के अंदर कहा गया है कि चेस्ट पेन होता है या फिर डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी की हार्ट डिजीज़ है उसके कारण होता है, और जो मान लो कि ब्लड है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और उसकी वजह से इस्चीमिया की कंडीशन से हो जाती है। अब इसके कोजेज की बात की थी अपन ने, तो कोजेज के अंदर तो अपन ने पढ़ा था कि भाई मान लो हाई ब्लड प्रेशर था, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट और साल्ट था, फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, एरोटिक कोई बालवे डिजीज़ थी वो देखते हैं, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस है उसको चेक करते हैं, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो तो उसको चेक करते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स है उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है उसके कारण हो सकता है, फटीग के कारण हो सकता है, एक्सपोज टू कोल्ड लगातार कोल्ड के संपर्क में रहता है उसकी वजह से हो सकता है, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है तो उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, या फिर ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस है, किडनी और थायराइड डिजीज़ है, कोई कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, कोजेज और रिस्क फैक्टर थे, कोजेज और रिस्क फैक्टर थे। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इसके जो साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं, तो साइन और सिम्टम्स में है कि इसमें स्क्वीजिंग, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनिंग और बर्निंग, ये सारे के सारे चेस्ट के अंदर महसूस होते हैं। और जो ये पेन होता है वो ब्रेस्ट बोन से स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के बाद में ये आगे नेक में, जा में, आर्म है, शोल्डर्स है, थ्रोट है, बेक है, इवन द टिथ तक जाता है। यानी कि ये शुरू होता है वो ब्रेस्ट बोन से शुरू होकर के गर्दन में है, जबाड़ों में है, भुजाओं में है, कंधों में है, गले में है, पीठ पर है, यहाँ तक कि दांतों तक ये फैल जाता है। इसका जो अटैक है वो लगभग ये है कि 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक रहता है। अब इसके अंदर जो पेशेंट है वो क्या कंप्लेन करता है, पेशेंट यही कंप्लेन करता है कि जैसे मान लो कि उसके इंडाइजेशन है, डाइजेशन पाचन पूरी तरीके से नहीं होता है, या उसको हैवीनेस लगता है चेस्ट के अंदर, या उसको हार्ट बर्न की महसूस होती है, या उसमें कमजोरी आ जाती है, वीकनेस है, स्वेटिंग्स यानी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्किन है वो पेलर हो जाती है। इसके अलावा नोजिया है, वोमिटिंग्स है, ये सारी कंडीशन हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ये होता रहता है। बाद में इसमें अपन ने बात की थी कि मेडिकल मैनेजमेंट, और मेडिकल मैनेजमेंट में अपन ने 2 प्रकार का मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा था। और जो फर्स्ट पढ़ा था वो क्या था, फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन था, और फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन था, और सेकंड था वो नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन था। तो अपन अगर फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात करते हैं तो फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन में यही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई
प्रोवाइड करवाई जाए। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट्स प्रोवाइड करवाई जाए। बीटा ब्लॉकर्स है जैसे सच एज प्रोपेनोल है, मेटाप्रोपेनोल है, एटिनोल है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है जैसे नेफेडिनिया है, एम्लोडिपिन है, आइसोवरबिड है और मोनोनाइट्रेट्स है। ये सारी की सारी टेबलेट्स या एंटी प्लेटलेट्स और एंटी कोगुलेंट्स मेडिकेशंस है जैसे मान लो इपेरिन्स है और एस्पिरिन्स है, ये प्रोवाइड करवाते हैं। या जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन के अंदर है कि बेड रेस्ट है एंड इमोशनल रेस्ट है, मॉनिटर फॉर चेस्ट डिस्कम्फर्ट्स है, पैलेस द पेशेंट ऑन कार्डियक मॉनिटर्स है, रोल आउट द एमआई विथ ए कार्डियक एंजाइना टेस्ट करवाते हैं और उसकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए भी देखते हैं। अब बात करते हैं कि इसके बाद में जो सेकंड अपना पॉइंट आएगा वो आएगा मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन पढ़ेंगे। इनसे पहले कि भाई इस डिजीज़ में अगर किसी तरह की कोई आपको मिस्टेक आती है या आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो प्रॉब्लम्स है वो मेरे को आप बता सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी अगर मान लो कि कोई ऐसा बीच में किसी भी जगह से कोई टॉपिक छूट जाता है तो वो मेरे को आप कमेंट्स में बता सकते हो ताकि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे करके अगले वीडियो में आपको बता सकूं। नेक्स्ट अपन अगले जो वीडियो आएगा उसके अंदर मायोकार्डियल इन्फाक्शन की बात करेंगे और मायोकार्डियल इन्फाक्शन में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता क्या है। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है वो एमआई इसको शॉर्ट में कहते हैं, रेफर टू द प्रोसेस बाय विच मायोकार्डियल टिश्यू आर परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। जो मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं वो परमानेंटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और इन द रीजन ऑफ हार्ट दैट आर डिस्प्राइव्ड ऑफ ए एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड्स बिकॉज ऑफ रिड्यूस द कोरोनरी ब्लड फ्लो। और कोरोनरी ब्लड फ्लो की कमी के कारण ऐसा होता है और इसकी वजह से सब्सिक्वेंटली नेक्रोसिस और डेथ ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू अकर्स। और मायोकार्डियल टिश्यूज़ के वहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और उसकी वजह से वहाँ पर नेक्रोसिस की घटना घटित हो सकती है। अब इसकी जो डिटेल्स है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे और उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।